dear students, this is Kirti Bhargav from Rocco International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपने सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 5 जो कि है हमारा हमें देश तो लगता जैसे, यह एक कविता है. हम इसकी रीडिंग कर चुके थे और हम इसको समझ भी चुके थे. तो यह जो कविता है वो देविक रमेश, ठीक है, हमें इसका नाम याद रखना है. देविक रमेश जी ने एक कविता लिखी है और इस कविता में क्या क्या था वो हम इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं. तो हम इसके ओरल क्वेश्चंस को भी कर चुके थे, लेकिन हम एक बार उनका रिवीजन करते हैं. तो कवि को देश किसके समान लगता है, तो बताइए इस कविता में कवि को देश किसके समान लगता है. तो कविता में कवि को देश एक वृक्ष के समान लगता है जिस पर चारों ओर तीज त्योहार लगे हुए हैं. फिर इसके बाद है कविता में कितने त्योहार के नाम आए हैं. तो कविता में बताइए कितने त्योहारों के नाम आए हैं. तो कविता में क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व और ईद, दिवाली जैसे त्योहारों के नाम आए हैं, है ना. अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है फुलझड़ियों का संबंध किस त्योहार से होता है. तो बताइए फुलझड़ी आप किस त्योहार में चलाते हैं. जो भी आने वाला है त्योहार दीपावली जी. तो फुलझड़ियों का संबंध दीपावली से है. फिर इसके बाद कविता में ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. तो जो अभी त्योहार निकले हैं उनमें से है ईद. ईद पर सभी लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, है ना. अब इसके बाद हमारा है ये कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए. तो यह आपको वर्क है, आगे कविता है उसको पढ़ना है और यहाँ पर जो कविता की लाइनें छूटी हुई हैं उन्हें आपको खुद से फिल करना है. ठीक है, आप अपनी दीदी, भैया, पापा या मम्मी की मदद भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि आप इन्हें खुद से फिल करो. ठीक. इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है त्योहारों से जुड़ी वस्तुओं और उनके त्योहार से मिलाइए. तो इसका मैं आंसर करवाऊंगी, लेकिन आपको कोशिश करना है. आप जानते ही हो कि कौन से त्योहार में कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं. तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. इसमें रंग रखे हुए हैं, मिठाई रखी हुई है और पिचकारी रखी हुई है. तो बताइए पिचकारी और रंग का प्रयोग हम कब करते हैं, कौन से त्योहार पर. जी हाँ, होली पर. तो यहाँ पर जहाँ होली लिखी हुई है उससे उसको मिला देना है. फिर इसके बाद इसमें गुड़ तिली वाले लड्डू और मिठाइयाँ रखी हुई हैं सेकंड नंबर पे. तो वो होता है लोहड़ी. लोहड़ी पर्व होता है जिस पर हम इन चीजों को खाते हैं, तो उसको लोहड़ी से मैच करना है. फिर इसके बाद तीसरे जो चित्र है उसमें एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है और उसके पास में राखियां रखी हुई हैं. तो बताइए राखी हम कब यूज करते हैं, रक्षाबंधन पर. तो इससे हम रक्षाबंधन को मैच कर देंगे. फिर इसके बाद है चौथे चित्र में दिए रखे हुए हैं और फुलझड़ियां रखी हुई हैं. तो बताइए दिए कब जलाते हैं, फुलझड़ियां कब प्रयोग की जाती है, दीपावली पर. तो हम इसको दीपावली से मैच कर देंगे. फिर इसके बाद है रावण. ऐसे तलवार पकड़े हुए रावण खड़ा हुआ है. तो बताइए उसका कब होता है रावण का, दशहरा. दशहरे के दिन रावण का वध किया था श्री राम जी ने, तो इसलिए हम दशहरा मनाते हैं. तो दशहरा को इससे मैच कर देंगे. फिर इसके बाद वाले चित्र में दो बच्चे आपस में गले मिलकर शुभकामना, बधाइयां दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं. तो बताइए कौन से त्योहार में होता है, ईद में. तो इसलिए हम इसको ईद से मैच कर देंगे. फिर है एक ट्री, एक पेड़ है. तो यह कौन सा ट्री है, एक्समॉक्स ट्री है. क्रिसमस ट्री भी होता है, तो इसको हम क्रिसमस से मैच कर देंगे. तो बच्चों यह तो हुए हमारे त्योहार से जुड़ी वस्तुओं को उनके त्योहार से मिलाइए. अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को. तो हमारे तीसरे प्रश्न में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए. तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा देश अगर पेड़ है तो उसकी डाल डाल पर क्या सजे हैं. हमें बताना है कि यदि हमारा देश पेड़ है तो उसकी डाल डाल पर क्या सजे हैं. तो बताइए इस कविता में हमें क्या बताया गया है, किनके बारे में बताया है, त्योहार. तो इसका उत्तर हो जाएगा त्योहार. अब इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं. हिलमिल कर हिलती जुलती डाली साख किस त्योहार के बारे में बता रही है. तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा हिलमिल कर हिलती डुलती साख ईद के बारे में बता रही है. तो चलिए बच्चों यह तो हुआ आपका दूसरा प्रश्न. अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को. देश रूपी पेड़ की डाल पर किनके फूल खिले हैं. देश रूपी जो एक पेड़ को देश की संज्ञा दी है, देश का रूप में बताया है, उस पेड़ की डाल पर किनके फूल खिले हैं हमें बताना है. तो उसका उत्तर होगा क्रिसमस, ओणम,
गुरु पर्व के फूल खिले हैं। ठीक है, तो बच्चों यह तो हुआ आपका तीसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि है प्रश्न 4। देश रूपी पेड़ की जड़ को कैसे सींचा जाएगा? देश रूपी पेड़ की जड़ को कैसे सींचा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा, देश रूपी पेड़ की जड़ को सब मिलकर जान लगाकर सींचेंगे। सब मिलकर पूरी मेहनत करेंगे और फिर सींचेंगे, जिससे देश बहुत हरा भरा होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों यह तो हुए आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसके बाद हम इसके देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो बच्चों इनके उत्तर आपको बड़े लिखना है, 2 या 3 वाक्यों में देना है। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। कवि ने राष्ट्र रूपी पेड़ की पहली शाख पर कौन से पर्व की कल्पना की है और कैसे? तो कवि ने राष्ट्र रूपी पेड़, जो पेड़ बताया है, उसकी पहली शाख मतलब पहली डाली पर कौन से पर्व, कौन से त्योहार की कल्पना की है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने राष्ट्र रूपी पेड़ की पहली शाख पर फुलझड़ियों को देखकर दीपावली की कल्पना की है। क्योंकि पहली शाख पर फुलझड़ियां दिख रही थी, तो इसलिए कवि ने दीपावली की कल्पना की है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ईद कैसे मनाते हैं, पता लगा कर लिखिए। हमें बताना है कि ईद कैसे मनाई जाती है। तो देखते हैं इसका उत्तर। ईद के दिन मिठाइयाँ व सेवइयाँ पकाई जाती हैं और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं, ईद की बधाइयाँ देते हैं। तो ऐसे ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो बच्चों यह तो हुआ आपका दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्रिसमस, ओणम, गुरु पर्व आदि त्योहारों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो संक्षेप का अर्थ होता है कम लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका उत्तर। पहले हम लिखेंगे क्रिसमस के बारे में। तो क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अब इसके बाद ओणम, तो ओणम है 10 दिन तक चलने वाला केरल का एक प्रमुख त्योहार है। इसके बाद हमारा तीसरा पर्व है गुरु पर्व। तो इसका होगा सिख धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, क्या? गुरु पर्व। तो बच्चों अब हम इसके बाद अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? हमें बताना है कि भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो बच्चों ये चीज़ तो हमें भी पता है कि हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और आपको भी बहुत सारे त्योहारों के बारे में पता है। तो इसका उत्तर यही होगा कि भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, प्रश्नोत्तर के बाद अब हम कुछ अनजानी बातों को जानते हैं। तो अनजानी बातें जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कुछ अनजानी बातों को। भारत विश्व में सबसे अधिक पर्व मनाने वाला देश है। पर्व का अर्थ होता है त्योहार। भारत विश्व में सबसे अधिक त्योहार मनाने वाला देश है। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि साल में 365 दिन होते हैं और यहाँ 366 त्योहार हैं। मतलब एक साल में जितने दिन होते हैं उनसे भी एक ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं हमारे देश में। तो है ना बच्चों, कितनी अच्छी बात। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी बात को देखते हैं। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो 4000 से अधिक वर्षों से चली आ रही है और जिसने अनेक रीति रिवाज और परंपराओं का संगम देखा है। यह देश की संस्कृति और विरासत का परिचायक है, मतलब देश की संस्कृति और विरासत को बताता है। तो चलिए बच्चों, अनजानी बातों को बाद अब हम देखते हैं इसकी भाषा और व्याकरण को। भाषा और व्याकरण में पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है वृक्ष का, पेड़ और तरु। इसके बाद जो शब्द दिए हुए हैं उनके हमें 2 पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। तो इसके बाद शब्द है त्योहार। तो त्योहार का क्या होता है? पर्व और उत्सव। त्योहार का हो जाएगा पर्व और उत्सव। फिर इसके बाद है प्यारा। तो प्यारा का हो जाएगा दुलारा या चहेता, मतलब जिसको बहुत चाहते हो। फिर इसके बाद हमारा अगला शब्द है फूल। तो फूल का हो जाएगा पुष्प और सुमन।
पुष्प और सुमन फूल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। फिर इसके बाद है राष्ट्र, राष्ट्र का हो जाएगा देश और वतन। फिर इसके बाद है देश, तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों शब्द हैं, दोनों के एक ही अर्थ होता है। राष्ट्र को ही देश कहते हैं और देश को ही राष्ट्र कहते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं देश के पर्यायवाची शब्द, तो देश के हो जाएंगे राष्ट्र और मुल्क, या फिर वतन भी लिख सकते हैं हम। फिर इसके बाद है साख, तो साख का होगा डाल या टहनी। पेड़ की जो डाल होती है उसी को हम कहते हैं साख, और उसी का एक और नाम होता है टहनी। तो ये अब यहाँ पर इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उच्छिप्त वर्ण के बारे में, मतलब ड़ और ढ के बारे में। तो हमें लिखना है ड़ और ढ से बनने वाले 5 शब्द लिखिए। तो देखते हैं, ड़ से बनने वाले 5 शब्द फुलझड़ी, लोहड़ी, बड़ा, छोड़ेंगे और पेड़, यह 5 शब्द हुए। इसके बाद ढ से बनने वाले 5 शब्द हैं बढ़ा, चढ़ाई, पढ़ाई, गाढ़ा और काढ़ा, यह ढ़ से 5 शब्द हुए। तो बच्चों यह तो हुआ आपका भाषा व्याकरण का दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। री एक मात्रा है जिसे वर्ण विश्लेषण करते समय री के रूप में लिखना ही अनिवार्य है, रा के रूप में नहीं। तो हमारा अगला प्रश्न री, जो ऋषि वाला री होता है उससे संबंधित है, जिसे हम री पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। उदाहरण के अनुसार री व क्ष से शब्दों के वर्ण विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इससे वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में ऋण का दिया हुआ है, री ऋ प्लस अ। इसके बाद वृक्ष का दिया हुआ है। ऐसे ही अब हमें तृण, ऋषभ, पृथ्वी, रक्षा और क्षमा का देखना है। तो हम देखते हैं पहले तृण का। तो इसमें आ जाएगा त, जिसमें होगा हलंत। तो त हलंत, री, फिर ऋ में हलंत और आ, तो यह हो जाएगा ऋण। फिर इसके बाद है ऋषभ, ऋषभ का होगा री, फिर श में हलंत, अ, फिर भ में हलंत और अ, तो यह हो जाएगा ऋषभ। फिर इसके बाद है पृथ्वी, तो पृथ्वी का होगा प में हलंत, फिर री को एक मात्रा है री। ठीक है, री। फिर है थ तो आधा है तो इसमें हलंत होगा थ। फिर ब में हलंत और फिर ई की मात्रा बड़ी ई। ठीक, फिर इसके बाद हमारा अगला शब्द है रक्षा, तो यह हो जाएगा र में हलंत, अ, फिर क, श में हलंत और अ, तो यह हो जाएगा रक्षा। देखिए बच्चों, जो छ होता है वह क और श के मेल से बनता है, क और श के मेल से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्षमा, तो इसमें हो जाएगा क में हलंत, श में हलंत, अ, फिर म में हलंत और आ, यह हो जाएगा क्षमा। तो बच्चों यह तो हुआ आपका वर्ण विच्छेद करना। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह आपको खुद से हल करना है। पहले इन 4 पंक्तियों को गुनगुनाइए, फिर उसी लय में आगे की 4 पंक्तियां बनाइए। तो आपको इन कविता की पंक्तियों को पढ़ना है और आगे अपने अनुसार इन्हें लिखना है। तो बच्चों, आज की यह वीडियो और हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बाकी का हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।